Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एम्बिगुअस टॉपिक है। क्यों? अपने जो सिलेबस में पहले ये टॉपिक पूरा डिटेल में था, ठीक है। जो हम लोग आज पढ़ने वाले दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये पहले पूरा डिटेल में था। अब इसके जो क्वेश्चंस आएंगे पिछले 2 सालों से अच्छे क्वेश्चंस को हटा दिया इन्होंने। कोर मैथ्स में तो ये टॉपिक ही हटा दिया है, प्रॉपर्टीज पढ़ना ही नहीं है डिटर्मिनेंट्स का, लेकिन अप्लाइड में अभी भी है, लेकिन सिंपल प्रॉपर्टीज है। तो अपना जो सिलेबस आया है सीबीएसई का, आई टेल कि कौन सा प्रॉपर्टी वहां पे लिखा हुआ है पढ़ने वाला, बाकी प्रॉपर्टीज का डिटेल लिखा नहीं गया है। बट सेफ साइड के लिए इतने अच्छे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। और जो एक्सरसाइज है हमारा 4.2, उसमें हम लोग स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन ही करेंगे। वो एक्सरसाइज हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फॉर सेफ रीजंस कि गलती से आ गया तो अपने से छूट नहीं जाए कुछ भी, हम लोग उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज कि अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्या कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट से आपको वैल्यू निकालना है। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू आर यूजिंग द एक्सपेंशन मेथड, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है, अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपका स्टेप जाने वाला है कुछ। अगर आपको प्रॉपर्टीज यूज करने आता है तो आप इसको 1 ही 2 स्टेप में यहीं पर निकाल सकते हो आंसर एक बार में। तो ये काइंड ऑफ ना शॉर्ट ट्रिक्स भी है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिटेल एक्सपेंशन, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है, तो जो मेथड था, उसके जगह पर अगर आप ये प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो आप 1-2 स्टेप में इसका आंसर निकाल देंगे। तो सोचो इसका यूज कहां पे आएगा, इसका यूज कहां पे आएगा? कैलकुलेशंस, मतलब बोर्ड्स के अलावा क्या देना आप लोगों को? सीयूईटी। तो आपको ये सीयूईटी में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो समझ ले हम लोग काइंड ऑफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं और सेफ साइड, लेकिन ये अपने को हेल्प करने वाला है इन कैलकुलेशन नॉर्मल भी, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1 जल्दी से नोट करो। इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और a column of a determinant is 0, then the value of determinant is 0। पहले प्रॉपर्टी को लिखो और टॉपिक का नाम लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है बेटा। क्या कहता है कि अगर आपके सामने कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सपोज दिस इज ए बी सी डी ई एफ, और इसका एक रो है, वो पूरा का पूरा 0 है, आपको क्या इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा? ये तो कॉमन सेंस है, हम लोग कौन सा रो चूज करेंगे जहां सबसे ज्यादा 0 होता है? इसमें तो पूरा का पूरा 0 ही है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बाय डिफॉल्ट? तो एक रो, एनी रो अगर वो 0 है, सेम गोज विद कॉलम। अगर कोई कॉलम आपका पूरा का पूरा 0 आ जाए, सपोज फर्स्ट कॉलम 0 0 0 ए बी सी डी ई एफ, इसका वैल्यू क्या आएगा? क्या इसको सॉल्व करोगे क्या ऐसे ही बता दोगे डायरेक्ट वैल्यू? ऐसे ही बता देना है। एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है, सबसे आसान। सेकेंड नंबर पे आओ, नोट करो। इफ ईच, इसको हाईलाइट भी करोगे, इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। पहले नोट करो इसको, फिर समझते हैं। देखो डायगोनल एलिमेंट समझते हैं क्या होता है शानवी? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज 3 into 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 3 1 ऐसे करके दिया हुआ है, ये कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? डायगोनल। ये पता है आप लोगों को? अब देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे जिस पे डायगोनल एलिमेंट्स लाई करते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? तो अपने को प्रिंसिपल डायगोनल समझ में आ गया। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के कोई भी साइड में अगर बाकी का एलिमेंट 0 हो तो इसके कितने साइड है? एक तो राइट साइड है और दूसरा लेफ्ट साइड है। तो कोई भी एक साइड में सारा एलिमेंट 0 हो, तो सपोज करो यहाँ पे 0 0 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है -1 2 और 3। अगर ऐसे करके आपको क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल डायगोनल का एक साइड पूरा 0 है, तो इसका आंसर आपको सॉल्व करना ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो किसका किसका प्रोडक्ट करेंगे? तीनों का प्रोडक्ट निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 1, आंसर आ गया 6। सिमिलरली अगर यही सेम चीज आपको दिया हुआ है 2 3 1,
अब इस बार ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो एलिमेंट्स है। इधर कुछ भी दिया हुआ है 5, 10, 100, तो इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा? सॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है? नहीं, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से आप निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। सिर्फ आपको डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकाल देना है, ठीक है? हाँ, तो हम लोग उस मैट्रिक्स में वो पढ़ना नहीं है हम लोगों का, बट यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं अपर ट्रायंगुलर समझ, ठीक है, वो पढ़ लिया आपने किताब में। किताब से अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है, हम पढ़ा देंगे, चलो। हाँ, पार हो गया, पढ़ा देंगे, चलो। ऐसे हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको पढ़ा दिया तो पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पे, ये तो केस हुआ बड़ा आसान। अब ये वाला केस का आंसर देना। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5, 2, 1। इसके एक साइड में तो सारा जीरो दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूं कि इसके दूसरे वाले साइड में भी सारा कुछ जीरो दे दिया है, तब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? इसका आंसर कैसे निकालोगे? एक साइड का दिया हो, दूसरी साइड से क्या फर्क पड़ता है? चाहे इस साइड दिया हो, चाहे अपने कोई साइड दिया हो, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी आंसर कैसे निकलेगा? तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, इजी है। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 3, गिवन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, इसको करोगे ब्रैकेट, रिमेन अनचेंज मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा, इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, और इसमें इंपॉर्टेंट ब्रैकेट लगाओगे वर्ड एंड पे, एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर अपने पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये दिया हुआ है। बोल अगर आप इसके रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कौन से पढ़ा हम लोगों ने कहीं मैट्रिसेस में? ट्रांसपोज, याद आ रहा है? उसमें क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं या कॉलम को रो बनाते हैं, जो भी बोलो। तो आपसे बोल रहा है कि अगर दूसरा एक मैट्रिक्स, दूसरा एक डिटर्मिनेंट आप बनाते हो, इसका रो उसका कॉलम हो जाएगा, तो मतलब ए बी सी रो था, यहां कॉलम बन गया, फिर डी एफ, फिर एक्स वाई जेड। तो बेटा इसका वैल्यू निकालोगे और इसका वैल्यू निकालोगे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? हमेशा सेम ही आएगा, दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो कैन वी से कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ आपको ए, और उसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज, अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो इस मैट्रिक्स का, या इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या दोनों का वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आना चाहिए? यस। तो यहां पर इक्वलिटी का साइन लग जाएगा, और इस इक्वेशन को आप वहां नीचे में नोट करो। अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालोगे, दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा? हमेशा सेम टू सेम आएगा। इजी। अब देख, ये प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, आई वांट कि आप लोग ये प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना। हम लोगों को पढ़ना नहीं है ना, एग्जाम में आने वाला है, लेकिन अगर ये आता तो बहुत मजा आता, क्योंकि ये लेवल का क्वेश्चंस आप देखोगे आगे जाके, हम लोग जब एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। आई वांट कि आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करना। 8-10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी का 25 क्वेश्चन आसपास है। कितना है देखो तो, 24-25 क्वेश्चन है, केस बहुत आगे 25 है ना, एग्जाम्पल्स भी बहुत है इसमें। हाँ, तो ये टॉपिक होता था, ये बहुत दमदार टॉपिक है, तुम लोग का शक्ल देख के अच्छा टॉपिक को हटा दिया गया है, काश ये टॉपिक होता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एनी, अब इसको हाईलाइट करो, एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, then the value of the determinants changes by minus sign only। नोट करो पहले, इसके पहले वाला प्रॉपर्टी और इसमें कोई आपको फर्क दिखाई दे रहा है अदिति? ये वाला प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा था, आपने लिखा भी है वहां पे, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोल रहा है कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है, वो फर्क बता सकते हो पढ़ के? उसमें ऑल 3 रो को आप कॉलम बनाते हो, और इसमें ऑल नहीं बोल रहा है एनी टू रोज। तो सपोज करें आपके सामने एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, दिस इज ए बी सी डी ई एफ और एक्स वाई जेड। अब बोल रहा है इसका एनी टू रो, तो सपोज करो इसमें कितने रो हैं? यहां पे ये रो नंबर 1, इसको R1 बोलेंगे, दिस इज R2, दिस इज
R3। अब R1 और R2 को ना एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो। जैसे क्या करेंगे, सपोज एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट 1। अब यहाँ पे रो 1 इसका जो है वो अब रो 2 में आ जाएगा, जो रो 2 में वो एलिमेंट्स कहाँ चला जाएगा, रो 1 में। तो यहाँ पे आ जाएगा D E F, यहाँ पे आ जाएगा A B C। कर दिया इंटरचेंज। किसको किसको इंटरचेंज किया है, 1 और 2 को। तो जब आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो हम इसको लिखते कैसे हैं, रो 1 इज इंटरचेंज्ड विथ रो 2, ऐसे साइन करके डिनोट करना होता है। ठीक, रो 1 इज इंटरचेंज विथ रो 2। अगर इसमें सिंगल एरो लगा दोगे तो वो अलग मतलब होता है उसका। याद रखना, इंटरचेंज कर रहे हैं तो डबल एरो होना चाहिए। नहीं, फंक्शन ये भी पढ़ेंगे आगे, वो प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। और लास्ट वाला तो एक्स वाई जेड है भाई, इसको रहने दो। अब अगर आपने ऐसा किया तो पता क्या होगा, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, क्या वैल्यू चेंज करेगा, नहीं, क्या चेंज करेगा, बस माइनस साइन आ जाएगा उस पर, यही चेंजेस आएगा। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, दिस विल बी माइनस ऑफ जो मेरा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था, बस यही फर्क होगा। अगर इसका वैल्यू 5 आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -5। इसका 100 आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -100। दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, अब एक कॉमन सेंस, आपने एक बार चेंज किया ऐसे, अब आपके सामने ये वाला डिटरमिनेंट है। अब यहां पे भी आप क्या करते हो ना, फिर से दो रो को एक दूसरे से चेंज कर देते हो। तो अब एक और डिटरमिनेंट हम लोग बनाते हैं, दिस इज डिटरमिनेंट 2। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, ये वाले डिटरमिनेंट से आपने रो 2 और रो 3 को इस बार इंटरचेंज कर दे रहे हो। तो इस बार आपका इंटरसेक्शन जो इंटरचेंज हो रहा है, रो 2 रो 3 बनेगा और रो 3 रो 2 बनेगा, ये कर रहे हो। चलो पहले इसको बना लेते हैं। ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं है तो ऊपर वाला एज इट इज D E F, रो 3 चला जाएगा रो 2 में, X Y Z, रो 2 आ जाएगा रो 3 में। तो अब इन दोनों डिटर्मिनेंट को कंपेयर करो बेटा, डिटर्मिनेंट नंबर 1 एंड डिटर्मिनेंट नंबर 2, इन दोनों के वैल्यूज में कुछ चेंज होगा क्या, चेंज होगा, क्या होगा, बस माइनस साइन। तो इसका वैल्यू अगर 100 आ रहा है तो उसका कितना आएगा, -100। अच्छा, इसका वैल्यू क्या था, माइनस ऑफ ये वाले का, तो इसका फिर से माइनस कर देंगे। तो अगर इसको फिर से माइनस करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, तो प्लस आ गया ओरिजिनल वाला। तुम जितना बार ये रो इंटरचेंज करोगे उतना बार बस माइनस साइन चेंज होता है। अगर हम लोग रो के बारे में पढ़ रहे हैं, सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू कॉलम्स ऑल्सो, कि अगर आप कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 2 को 3 से करेंगे फिर उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो एनी 2 रो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉलम, तो हम लोग जो रो के लिए पढ़ रहे हैं वो कॉलम के लिए भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। जब इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको देखना कितना इंटेलेक्ट लेवल का फील आएगा, लगेगा कि कुछ अच्छा काम करे। मैट्रिसेस बच्चा जैसा था, और उसमें अगर 25 में 25 नहीं आया है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, टेक इट सीरियसली, क्योंकि प्रॉपर्टीज देखना फील देगा तो कि हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, चले आगे। 10 प्रॉपर्टी पढ़ना है, 5वां नंबर पे आओ। इफ 2 पैरेलल लाइंस, यहां पे पैरेलल लाइंस का मतलब हुआ 2 पैरेलल रोज या फिर कॉलम्स डिटरमिनेंट के केस में। तो इफ 2 पैरेलल रोज या कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम टू सेम रहेंगे, मतलब ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। आइडेंटिकल का मतलब देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर ये दिया वैसे, दिस इज 1 2 5 4 5 6, यहां पे फिर दिया हुआ है 1 2 5, क्या यहां पर आपको दो रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम टू सेम दिख रहा है। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर यहाँ 1 इस प्लेस पे तो यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5, तो ये दो रो एक दूसरे से सेम टू सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। इसको सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या लिखोगे, अब सोचो क्या, कोई भी दो, कोई भी दो अगर आपको सेम टू सेम दिख गया उसका वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा, 0। ये हुआ रो के केस में। कॉलम के केस में भी देख लो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 1 2 1 1 2 5 6 7, तो यहाँ पे दिख रहा है अपने पास कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 आइडेंटिकल है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना बेटा, करस्पॉन्डिंग मतलब इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, इसको ऐसे ऐसे कंपेयर नहीं कर लेना है। ठीक, सेम है कॉलम में, डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख दोगे इसका, 0।
आसान है। अब सोचो आपको ना अगर सीयूटी में कोई क्वेश्चन दे दिया और आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है और नंबर्स कुछ ऐसे हैं 100, 5, 200, 2, 5, 6, इसको अगर कैलकुलेट करने एक्सपैंड करने जाओगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अगर तेरे को प्रॉपर्टी पता है और वो प्रॉपर्टी ही टेस्ट कर रहा है बेसिकली, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या बोलोगे, तो नो नीड ऑफ एक्सपेंशन, डायरेक्टली बोल दोगे इसका वैल्यू जीरो है। तो प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल होता है और इसको हम यूज करेंगे खासकर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। और अभी भी मेरे को अफसोस है कि इसको हटाया क्यों गया बोर्ड से, ये रहना चाहिए था। ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ध्यान से देखना, हाईलाइट करोगे इस वर्ड को। ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के। तो आपने कोई भी एक रो को, कोई भी कॉलम को, हर एलिमेंट को उसके एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसको समझने से पहले आप पहले समझो कि अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ A और सपोज आपको बोला जाता है ये 2 into 2 का है या 3 into 3 बनाते हैं, 1 0 2 4 -1 -2 -1 0 -1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आप मैट्रिक्स में कोई भी एक नंबर सपोज करो 2 मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स में क्या होता था, सारा का सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर आप इसको भी करोगे 2, ये हो जाएगा 0 4 8, इस तरीके से आप सारे एलिमेंट को उसमें मल्टीप्लाई करते थे, ये था मैट्रिक्स। अब यहां पर आपको दिया गया डिटर्मिनेंट, सेम चीज का आपने डिटर्मिनेंट बना दिया, दिस इज 1 0 2, जो भी लिखना है लिखो, 4 3 5 -1 0 -2, ठीक है। यही चीज को हम लोग पहले उल्टा समझ रहे हैं, फिर इसके हिसाब से समझेंगे। अब यहां पर आपको बोला गया ना कि नहीं, डिटर्मिनेंट के आगे 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते थे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था, डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। यू कैन चूज एनी वन रो जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यू कैन चूज एनी वन कॉलम जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बात चॉइस बताओ किसको किया जाए, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम चूज करो। फर्स्ट रो, अच्छा पहले वाले रो से प्यार हो गया तुम लोगों को, आदत खराब हो जाता पहले रो का, लेकिन आदत डालना हर चीज का। तो आपने बोला 2 मल्टीप्लाई करना है सिर्फ रो नंबर 1 पे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, बाकी के बाकी एलिमेंट्स वैसे के वैसे। तो ये रहेगा 4 3 5 -1 0 -2, ठीक है। अब इसी चीज को यहां पे देखो, यहां पे लिख रहा है इफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया था, 2 से, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, नया डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या था, a, तो अभी और इसका वैल्यू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ a। और कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया था, 2, किसमें किया था, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो। तो हम लोगों ने कौन सा रो चूज किया था, फर्स्ट वाला में। तो ईच एलिमेंट को अगर आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। इसको ऐसे समझने से ज्यादा बेटर है मैट्रिक्स के हिसाब से समझना, कि मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा नंबर मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई भी एक रो मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई हो सकता है, बात खत्म, ठीक है। वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, इफ each element, highlight, each element of a row or a column of a determinant consists of sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other rows, इसको भी हटा देना, whose other rows इसको मत लिखना, use property 6 and 5, ये समझाने के लिए लिखेंगे, whose other rows or columns are not altered। जहां जहां हाईलाइट किया उसको हाईलाइट भी करोगे। इसमें क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सा है, पढ़ने में जैसा भी लग रहा होगा, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका। अगर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसका कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में आपको 2 एलिमेंट का सम दे रहा हूं, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा a + a1, ठीक है, यहां पे लिखेंगे d + a2,
यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स प्लस, इसको एक्स समझना, दिस इज एक्स प्लस A3। अगर आपको इस तरीके का डिटर्मिनेंट दे दिया हो, ठीक, और ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ये जो प्लस प्लस यहाँ डाला हुआ है ना, इसको ये जुड़ नहीं सकता एक दूसरे से। ये ऐसे नंबर होंगे, ऐसा नहीं दिया होगा 2 + 3 तो 5 हो जाएगा, फिर वैसा नंबर्स नहीं दिया होगा। ऐसे चीजें दी होंगी जिसको आप जोड़ नहीं पाओगे, जैसे x² + y² होगा तो आप उसको जोड़ नहीं पाओगे, समझ रहे हो। 2 + 3 होगा तो 5 कर देंगे, उतना सिंपल नहीं रहेगा। अगर ऐसे चीजें दिए हुए जिनको आप जोड़ नहीं सकते तो इसको सॉल्व करना कैसा होगा बेटा, पहले तो इसको अलग अलग करोगे। अलग अलग करने का तरीका, अब देखो क्या बोल रहा था, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। अब यहाँ पे दो ऐसे चीज हैं जो एक दूसरे से जोड़े नहीं जा सकते, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो इसका आंसर कैसे बनाओगे, इस एलिमेंट को पहले अलग करो, तो आप लिखेंगे यहां पर A, D और X। उसके बाद सेकेंड वाला जो कॉलम है उसको एज इट इज लिखोगे, दैट इज B, E और Y। थर्ड वाला जितने एलिमेंट्स है कॉलम के एज इट इज C, F और Z। तो ये हुआ पहला, प्लस सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। अब एक और डिटर्मिनेंट आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट में ये वाले नंबर्स आप नोट करेंगे जो आपने यहां पर नहीं लिया है। तो कौन कौन सा नंबर है यहाँ पे, A1, A2 और A3। तो यहां पर आप लिखेंगे A1, A2 एंड A3, बस। इन दोनों में तो कोई चेंज है नहीं, तो B, E और Y। तो यहां पे आ गया B, E और Y, लास्ट में आ गया C, F और Z। इसमें कोई चेंज नहीं, तो C, F और Z। अब इसी डिटर्मिनेंट को आपने इस तरीका से एक्सप्रेस कर लिया। ये दो नंबर जो जोड़े नहीं जा सकते थे, पहले तुमने उसको अलग किया है। अब ये जब अलग हो चुका है तब बाकी प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉल्व कर लोगे। इसको अलग सॉल्व कर लेना, उसको अलग सॉल्व कर लेना, आंसर मैच कर जाएगा। आंसर मतलब मैच नहीं, निकल जाएगा, ठीक है। माइंड इट, यहां पर वैसे नंबर होंगे जो जोड़े नहीं जा सकते, x³ + y³ नहीं जोड़ पाओगे, समझ रहे हो। ऐसा नंबर है तो पहले अलग करना पड़ेगा। 2 नंबर है, 3 भी हो सकता है, और 3 से ज्यादा हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इनफैक्ट ये पूरा ही हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग सेफ्टी के लिए पढ़ रहे हैं। या आपसे गलती से छूट गया, एग्जाम में रहोगे आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में लिख दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसमें एकदम सिंपल सा एक प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दिया है। वो प्रॉपर्टी मैं दिखाऊंगा आपको, आगे आने वाला है 9th नंबर। ये कॉम्पिटिटिव में हेल्प करेगा ही करेगा। इसके आगे जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे डिटर्मिनेंट होगा वहां पे ये पक्का होगा। पता नहीं सीबीएसई क्यों हटाया है, आप लोग के लिए रहने देना चाहिए था, लेकिन ये रहेगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डन। 8वां नंबर, ध्यान से पढ़ना इसको। इफ टू ईच एलिमेंट of a row or a column of a determinant be added the equimultiples of the corresponding elements of one or more rows, इस सबको एक ही साथ हाईलाइट करो, एक ही लाइन है, then the value of the determinant remain unchanged। बेटा ये बहुत यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को, जो हम लोग क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चंस होता है प्रॉपर्टी को यूज करके, उसका एक सिंपल सा लैंग्वेज होता है। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, उसको आपको एक्सपैंड करना है बिना एक्सपैंड किए। तो कैसे एक्सपैंड करोगे, प्रॉपर्टीज को यूज करके, वहां पे प्रॉपर्टीज यूज होता है। सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, सपोज करो कुछ इस तरीके से, दिस इज ABC, ठीक है। अब इसकी मदद से तुम एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हो, डिटर्मिनेंट 1, और इसमें क्या करोगे, तुम एक छोटा सा चेंज करोगे। सपोज करो ये जो कॉलम नंबर 1 है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, एक पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम। तो हम लोग कॉलम को पहले लेते हैं। इस कॉलम नंबर 1 में तुमने क्या किया है, ऐड किया है। कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स में तुमने कुछ ऐड किया है। क्या ऐड किया है, बोल रहा है इक्वी मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब, सपोज करो कॉलम नंबर 2 को तुमने सेलेक्ट किया और कॉलम नंबर 2 के हर एलिमेंट को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज करो नंबर इज k, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। तुमने कॉलम नंबर 2 के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया एक फिक्स नंबर k से, और फिर उसके बाद उसको ऐड कर दिया इसमें पहले वाले में। तो ये कैसा दिखेगा, फिर कॉलम नंबर 1 दिखेगा A प्लस
इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? बी। बी में तुमने क्या ऐड किया, क्या मल्टीप्लाई किया कॉलम नंबर 2 में? के। तो इसमें के बी हो जाएगा, तो इसको लिखोगे ए प्लस के बी। ठीक है, आओ इस एलिमेंट पे डी, इसमें ऐड करोगे इसके साथ के मल्टीप्लाई करके, तो कैसा दिखेगा ये? डी प्लस के ई। इस पे आते हैं एक्स प्लस के वाई, तो यहां आपने लिखा एक्स प्लस के वाई। अब ये है क्या? ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम में ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है? इक्वी मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी अदर रो होना चाहिए। यहां पर आपने सब इक्वी मल्टीपल कर दिया, बस ये चेंज किया है। कॉलम नंबर 2 में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, कॉलम नंबर 2 एज इट इज रहेगा। तो उसके बाद आपने कॉलम नंबर 2 यहां पे लिखा बी ई और वाई। क्या कॉलम नंबर 3 में कोई चेंज हुआ है? नहीं, तो उसको एज इट इज लिखोगे सी एफ और जेड। ये बनाया आपने नया डिटर्मिनेंट, ये मेरा नया डिटर्मिनेंट है। किसके मदद से बनाया है? इसकी मदद से। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, अगर तुमने ऐसा ऐसा कर दिया तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब इसका भी वैल्यू क्या आएगा? वही आएगा जो पहले वाले का आ रहा था। अगर इसका वैल्यू सॉल्व करने से 100 आ रहा है, उस ये सब कर दोगे तो भी उसका वैल्यू क्या आएगा? 100 ही आएगा। समझ रहे हो बात को? अब ये जो आपने काम किया है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो आपको ध्यान देना है, उसको ध्यान से देखो। आपने ये जो कॉलम नंबर, ये जो काम किया है ना, इसको आपको शो करना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। जो एक्चुअल में टॉपिक था हमारे मैथ्स में, उसको बोलते थे रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। यहां पे तुमने रो में ऑपरेट किया कि कॉलम में ऑपरेशन लगाया? कुछ कॉलम में। कौन से कॉलम में किया है? तो आप बोलोगे कि कॉलम 1 में आपने कुछ ऑपरेट किया है। कॉलम 1 को अब तुम एक ही एरो दिखा रहे हो, मतलब कॉलम 1 को तुमने चेंज किया है। इंटरचेंज अगर ऐसे लगा देते तो इंटरचेंज हो जाता, तो इंटरचेंज तो कर नहीं रहे हम लोग। कॉलम 1 को हम बना रहे हैं कुछ, क्या बना रहे हैं? कॉलम 1 का एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें ऐड करेंगे क्या? k इंटू C2। पॉइंट समझा? इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपने कुछ इस तरीके का हरकत किया है, कॉलम 1 को चेंज किया आपने, और क्या चेंज किया है? कॉलम 1 के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है? k टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2। इसको इस तरीके से हमने दिखाया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉलम ऑपरेशन। अब यही चीज रो में होता तो उसको क्या बोलते? रो ऑपरेशन। हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो देखना हम लोग उसको यूज करेंगे, ये नोटेशन बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा, जब भी यूज करोगे, अगर कॉलम 1 को चेंज कर रहे हो तो यहां तक तो ये स्टेप ओके, चेंज कर रहे हो, ये स्टेप भी ओके, प्लस कर रहे हो, इसको ना हमेशा यहां पर दूसरा कॉलम होना चाहिए। यहां पर तुम अगर लिखोगे C1 प्लस के इंटू C1 तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके एलिमेंट में दूसरे किसी कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, C1 में वापस से C1 ऐड मत करना। समझ रहे हो? अगर यहां C1 है तो यहां पे C2 हो सकता है या तो C3 हो सकता है, यहां पे C1 नहीं होना चाहिए। सेम गोज विद रो। जब रो में काम करेंगे तो सपोज करो एक ऑपरेशन लगाया आपने, रो 1 को बना दिया रो 1 प्लस 5 इंटू रो 1। क्या ये सही है? नहीं। कौन सा रो हो सकता था? या तो रो 2 हो सकता था या तो रो 3 हो सकता है। सेम रो को मत करना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग तरीके से। ठीक, बस ये कंडीशन का ध्यान रखना, इट हैज टू बी डिफरेंट कॉलम जिसमें आपने ये ऑपरेशन लगाया। डन? चलो ये खत्म होता है, नोट कर लिया तो आगे बढ़े। प्रॉपर्टी नंबर 9। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 बहुत आसान है यार, ये आप लोगों ने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया है। क्या हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर तुमने सपोज करो को फैक्टर निकाला A12 A11 A13, ये को फैक्टर्स हैं कौन से रो के? फर्स्ट रो है ना। अगर अपने पास ऐसे करके डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 A2 A11 A11 A12 A13, ये है डिटर्मिनेंट। तो इस सबके को फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग।
तो हमने रो वन का कोफैक्टर्स निकाला है, ये रो वन के कोफैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो इसको कौन से रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना चाहिए? ये कौन से रो का कोफैक्टर दिया हुआ है आपको? रो वन का, तो उसके उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रो होना चाहिए। तो a11 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखाएगा? कोफैक्टर ऑफ a11 प्लस a12 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर ऑफ a12। पढ़े थे ना इससे पहले वाला टॉपिक में। फिर क्या लिखेंगे? a13 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर ऑफ a13। तो यहां पे लिखेंगे a13 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर, तो ये आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आपने इसको किसी और रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा? 0। याद है? देखा था हम लोगों ने, वैलिडेट भी किया था लास्ट वाले क्लास में कि अगर तुमने क्या किया, गलती से लिखा a21 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट a11 प्लस ये कोफैक्टर किसका है? रो नंबर 1 का। अब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको रो नंबर 2 के एलिमेंट से, तो रो नंबर 2 में a21 आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, फिर आया a22 मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको ये वाले कोफैक्टर से, प्लस a23 मल्टीप्लाइड बाई a13। अगर तुमने ऐसा गड़बड़ कर दिया तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर ये हमेशा आपको 0 दे देगा। तो ये हमारे कंडीशन भी था कि ऐसे नहीं करना है, इससे आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं निकलता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, याद है सबको? कि मैट्रिक्स के टेस्ट के चक्कर में रिवाइज नहीं किया है, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। अब आते हैं वो वाला प्रॉपर्टी जो एक्चुअल में ना अप्लाइड मैथ्स के जो सिलेबस है, जो एनसीआर सीबीएसई अनाउंस किया है, ये प्रॉपर्टी का जिक्र किया है वहां पे, प्रॉपर्टी नंबर 10वां नंबर। वेरी इजी प्रॉपर्टी, सबसे आसान, और आपके सिलेबस में इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी किया गया है, तो ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना? अप्लाइड के सिलेबस में ये प्रॉपर्टी मेंशन्ड है। क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिसेस का, तो उनको होना ही पड़ेगा। अगर आपको बोला जाए a इंटू बी मल्टीप्लाई कर दिया जाए मैट्रिक्सेस को a इंटू बी करके और उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसको या तो ऐसे निकालो या तो a इंटू बी अलग अलग निकालो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। वैलिडेट कर सकते हैं हम लोग। सपोज एक 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 नहीं लेते, 1 2 0 1, ठीक है? दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास b, दिस इज -1 2 2 0। अब आपको बोल रहा है कि आप a इंटू बी कर लें, तो a इंटू बी कर सकते हैं हम लोग। आपको मैट्रिक्स निकालना है a इंटू बी, a इंटू बी मैट्रिक्स निकलेगा तो क्या क्या आएगा? अलग अलग कर दिए, -1 +4, फिर तुम लोग को भी करना है, सॉल्व करो अपना। 2 + 0 0 0 आ गया, +2 0 0। ठीक है? पहले अपने को a और b मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका आपने क्या निकाला? a इंटू बी मल्टीप्लाई किया। अब बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो क्या है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू बड़ा आसान है, ये तो 2 इंटू 2 है, तो 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 4, तो वैल्यू क्या आया इसका? -4। बोला कि अगर आप इसका वैल्यू ऐसे निकालें, या तो आप डायरेक्टली क्या करते, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 0, तो ये आ गया 1 माइनस 0, इसका वैल्यू आया 1। यहाँ पे आते हैं b, इसका वैल्यू निकाला तो ये आ गया 1 इंटू 0, तो हो गया 0 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया क्या? -4। अब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, इसका वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 1 इंटू -4, तो क्या आया वैल्यू? क्या ये दोनों मैच कर रहा है? क्या ये दोनों मैच कर रहा है? यस। तो अगर आपको a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालना हो, ऐसे निकाले या दोनों का अलग अलग निकाले, बात बराबर है। ये प्रॉपर्टी आपके अप्लाइड मैथ्स के जो सिलेबस अनाउंस हुआ है उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, और बाकी में लिख दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट।
तो सेफ्टी के लिए हम लोग सब पढ़ लिए, और ये तो आएगा, ये तो है स्पेसिफाई भी किया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा, इससे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है, क्या, इससे एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन आता है, इसको नोट करो फिर बता रहे। चलो, अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन क्या निकलता है, सपोज करो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मैट्रिक्स था ए, आपने उसका स्क्वायर कर दिया और उसके बाद बोला जा रहा है आपको उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपको पता है ना, ए का स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर तो हो ही सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर को, स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो पावर ऐसा चल ही सकता है, तो आपने इसको लिखा। और अभी अभी पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको ए इंटू ए को अलग अलग कर दिया। अब ए इंटू ए, अच्छा ये तो आपको एक वैल्यू निकाल के देगा, एक नंबर निकाल के देगा ना, ये भी आपको क्या निकाल के देगा, एक नंबर, तो दोनों सेम नंबर है, 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर बोलेंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको बोल दे ए क्यूब, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताने के लिए उतना कौन दिमाग लगाएगा, डिटर्मिनेंट ए निकालो और उसका क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। तो ऐसे करते करते एक प्रॉपर्टी है क्या, अगर ए का पावर m है और इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालने बोला है, तो बेटा पावर, अगर ए का पावर 1 है या 2 है तो मल्टीप्लाई कर लोगे, ए का पावर 10 दे देगा तो 10 बार मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स को, नहीं, तो सिंपल कैसे करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे और उसको लगा देंगे पावर कितना, m, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। सारे प्रॉपर्टीज खत्म, एक प्रॉपर्टी बचा हुआ है, बचा हुआ नहीं है, वो पार्ट ही एक चन का, उसको वापस से जाके देखना होगा। चलो अब एक चीज समझाते हैं, इसी का पार्ट है, इसी से ये आंसर, ये इसी से डिडक्शन आता है, इसका इन्फरेंस पॉइंट है इसका, ठीक। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से, इसको मैं वहीं पर समझाता लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते तुम लोग, इसलिए नहीं समझाया, अलग से देखो और इसको समझने की कोशिश करना, है बहुत आसान। सपोज करो आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, और आपने उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका आप बोला जा रहा है आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने, ठीक है। तो जब आप इसको निकालने जाओगे तो पहला तरीका ये है कि आप इसको ऐसे निकालते हो, दूसरा तरीका क्या है कि आप इस के को बाहर निकाल दें और ऐसे करके, क्या ये लिखना सही होगा, क्यों सही नहीं होगा, अगर आपने के ए किया है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाइड होगा, और यहां पर सिर्फ आप ऐसे लिख के छोड़ोगे तो प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्या तरीका है, आप पहले पता लगाओ कि ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसका ऑर्डर क्या था, है तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो 2 इंटू 2 होगा या तो 3 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 1 तो बहुत सिंपल होता है, तो अगर 2 इंटू 2 है, सपोज करो इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का यहाँ पे 2 था, तो आप क्या करेंगे, के का डायरेक्ट पावर कर देंगे 2, ठीक। अगर आपको पता चला के ए करने बोला गया और इसका डिटर्मिनेंट, और पता चला कि जो मैट्रिक्स है ए उसका ऑर्डर क्या है 3, तो के का कितना पावर लगा दोगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो आपको बस क्या देखना है, इस केस में जो भी ये मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका जो पावर है ना, पावर क्या है, सॉरी इसका जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर क्या है, जो ऑर्डर होगा के आगे उसका स्क्वायर कर देना, इजी। अब इसको वैलिडेट करके देखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे, देखो आपके सामने एक मैट्रिक्स है ए इज गिवन, स्मॉल लेते हैं 1 2 0 -1, ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया 2a, तो 2a करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 0 और -2। अब बोला जा रहा है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2 2 -4 और -0, तो आंसर क्या आ गया, -4। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला तो कहाँ गए, 1 इंटू -1, क्या आया, -1 -0, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब अपने को ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, भाई इतना मेहनत मत करो, ये इतना ऐसे ऐसे करके मत निकालो, आप डायरेक्टली क्या निकाल दो, चाहिए आपको क्या, 2 इंटू ए का, ये के का वैल्यू क्या है यहाँ पे, के का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखो के और उसका पावर लगाना है, पावर वो होगा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या है इसका 2, तो यहाँ पे इसका पावर क्या लगाओगे 2, बगल में लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 इंटू का स्क्वायर हो गया 4
मल्टीप्लाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला था -1, तो यहां पर आ गया -1 आंसर। तो क्या दोनों आंसर मैच कर रहा है एक दूसरे से? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसको लिखना कैसे, ये तो आपने लिख लिया, एंड में एकदम लिखना अगर k इंटू ए किया जा रहा है एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो ये a है दिस इज n। स्क्वायर में तो n इंटू एन नहीं लिखते, n भी लिख के छोड़ सकते हो। इसका जो भी ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का a का, बस आपको k में वही पावर मल्टीप्लाई कर देना है और डिटर्मिनेंट ऑफ a अलग से लिख के छोड़ देना है। ठीक है, इजी। चलो सारे प्रॉपर्टीज खत्म। देखो क्यों मजा आता है इसको सॉल्व करने पे और क्यों ये बहुत अच्छे किस्म का लेवल का क्वेश्चंस आता है। इसका सबसे आसान कैटेगरी अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आपको बोला जा रहा है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए विदाउट एक्सपैंडिंग, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज का। क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है विदाउट एक्सपैंडिंग। एक्सपैंड करना तो बड़ा आसान है, आप एक्सपैंड तो कर ही लेंगे, लेकिन आपको एक्सपैंड वगैरह नहीं करना है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। यहां पे देखो 1 1 1 है, अगर कोई और कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, और अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। तो ये जो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जहां पर आपको एक्सपैंड करो और ऐसा सब चीज बोल दे, मैक्सिमम का आंसर 0 ही आता है अगर आपने उसको ठीक से कन्वर्ट किया प्रॉपर्टी में। अब कैसे कन्वर्ट करोगे देखो बहुत अच्छा से। यहां पे 1 1 1 है, यहां पे देखो b प्लस सी, यहां पे a प्लस सी, यहां पे a प्लस बी। अगर कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो क्या इसका वैल्यू चेंज होगा? नहीं, सेम टू सेम वैल्यू रहेगा। तो अब अगर b प्लस सी में a ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अब इस चेंज को क्या बोल रहे हो, कॉलम नंबर 3 में ऐड कर दोगे तुम कॉलम नंबर 2 का एलिमेंट्स को, तो C2 आप ऐड करने वाले हैं। तो क्या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज करेगा? नहीं। यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना k इंटू C2 कर सकते हो, यहां पे k का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो k का वैल्यू 1 है, k लिख नहीं रहे हम लोग, 1 इंटू 1 को लिखा नहीं जाता, ऐसे करके लिखा। तो चलो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहने वाला है, ये आ गया 1 1 1। सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में चेंज होने वाला है। क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम यहां वाला बताओ, a प्लस बी प्लस सी, या ये बताओ a प्लस बी प्लस सी, ये बताओ। अब तेरे को थर्ड कॉलम में दिखाई दे रहा है सारा का सारा एलिमेंट सेम है, तो यहां से हम k का वैल्यू, ये k होता था ना, इसको कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग बाहर। हम लोग अगर k मल्टीप्लाई करते हैं एक डिटर्मिनेंट में तो वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होता है या तो किसी एक कॉलम से। अब सपोज करो ये वाला चीज ना मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो ये कैसा दिखेगा, a प्लस बी प्लस सी, इसको तुमने बाहर निकाल दिया। ये कौन से कॉलम से निकला है? थर्ड वाले से। तो थर्ड वाला कॉलम यहाँ पे लिख दो 1 1 1, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने उसको कॉमन निकाल लिया तो वो बेटा वो पूरा कॉलम 1 को 1 1 1 कर देता है, और इसको वापस अगर उसमें घुसाना है तो k को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, ये कौन से कॉलम में मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को? थर्ड कॉलम में। क्या वैल्यू चेंज होगा ऐसे निकालने से? वैल्यू वही का वही रहता है। चलो अब देखो पहला कॉलम है 1 1 1, दूसरा कॉलम है मेरे पास a b c, बोलो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? क्यों? 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई उसका वैल्यू हो गया 0। तो पूरा का वैल्यू क्या हो गया? मजा आया? सबसे आसान लेवल ऑफ क्वेश्चन करने में। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपके सिलेबस में होता तो इतना मजा आता ना इसको बनाने में, क्योंकि जब ये बन जाता है तो ये इतना खुशी देगा जो एसेट और लायबिलिटी मैच करने से भी नहीं मिलता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.